92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी मुकद्दर का सिलेंडर, बिना किसी एड ब्रेक के। सिकंदर होता तो आज की तारीख में रो रहा होता। क्यों? ये कहानी का टाइटल सुन के आप समझ ही गए होंगे। वैसे भी समझदार को इशारा काफी होता है और आप तो माशाल्लाह दिखते हैं। खैर, बहक जाने की हमारी पुरानी आदत है और इससे पहले हम और बहक जाएं, हम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, जो भी होता हो भले ही अच्छे के लिए होता हो, पर आज सुबह सुबह जो हुआ मैं मान ही नहीं सकता कि वो अच्छे के लिए हुआ था। वो अगर अच्छे के लिए हुआ होता तो मैं इस वक्त रात के सन्नाटे में अपनी नाराज पत्नी से दूर यहाँ जेल की सलाखों के पीछे चक्की के बगल में चुपचाप बैठा ये कहानी नहीं लिख रहा होता। जी हाँ, सही सुना आपने, जेल की सलाखों के पीछे। आप जानना चाहते हैं ना हमारी ये हालत कैसे हुई? अरे नहीं भी जानना चाहते हैं तब भी हम बताएंगे। भाई, हुआ यूं कि आज सुबह सुबह एक न्यूज चैनल देखते हुए अचानक हमारी श्रीमती जी के तोते उड़ गए और ऐसे उड़े कि सीधे बेताल की तरह हमारे ही कंधे पे आके बैठ गए। पत्नी ने आटे की परात किनारे करते हुए आटे से सने अपने एक हाथ से ही रिमोट दूसरे हाथ में लिया और टीवी के वॉल्यूम को डीजे के वॉल्यूम में तब्दील करते हुए चीखी, अजी कहाँ हो? देख रहे हो क्या हो रहा है दुनिया में? जल्द ही पेट्रोल और गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। मैं अंदर कमरे से अपनी टाइप करती उंगलियों को पॉज करता हुआ अपना चश्मा उतार के बोला, अब क्या हो गया जो इस तरह आसमान सर पे उठा रही हो? अरे गैस महंगी हो गई है। महंगी शब्द के उच्चारण के वक्त किचन से कुकर की सीटी ऐसे बजी जैसे महाभारत में अश्वत्थामा हतोहत के बाद नरोवा पुंजरेवा कहते हुए शंख बज उठा था। इस कारण से मुझ तक जो आवाज पहुंची वो यूं थी कि गैस हो गई है। मैं अपनी जगह से उठा, अपनी टेबल पर बने ड्रॉर से गैस निवारक दवा निकाली और उसको लेकर सीधा अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा। पत्नी को दवा देते हुए मैंने बहुत ही श्रद्धा से कहा, ये लो, एक गिलास पानी में घोल कर पी जाओ, अभी सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने पहले सर से पांव तक मुझको घूरा जैसे मेरे शरीर में मेरे दिमाग के उस स्क्रू को ढूंढ रही हो जो ढीला हो के मेरे ही शरीर में कहीं गिर पड़ा हो। फिर अपनी आवाज में व्यंग घोल कर बोली, अरे आप एक बात बताइए मियां, आप रहते कहाँ हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, है तुम्हारी तरह याद शहर में। हर वक्त मजाक सूझता है आपको तो, मतलब दीन दुनिया में क्या हो रहा है कुछ होश रहती है आपको? ठीक है, लेखक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम खुद ही अपने ख्याली पुलाव बना के खुद ही चटखारे लेके खाते रहो और खाओ तुम, गैस हमें हो जाए। वाह जी वाह। इससे पहले कि श्रीमती जी मेरी लापरवाहियों और शिकायतों की कभी खत्म ना होने वाली लिस्ट पढ़ना शुरू करती, मैंने नरमी से बोला, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि अभी गैस हो रही है। श्रीमती जी अपना सर पकड़ के पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, अरे सामने टीवी पे नजर डालिए साहब, मैंने कहा गैस महंगी हो रही है, देखो जरा क्या कह रहे हैं न्यूज वाले। गैस सिलेंडर भी महंगा हो सकता है। मैंने टीवी पे नजर डाली और देखा कि ये पेट वाली नहीं, महंगाई वाली गैस्ट्रिक ट्रबल थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगर आप साल में 6 सिलेंडर से ज्यादा खर्च करते हैं तो टीवी पर जो खबर आ रही थी उसका मजमून यही था कि कल से छठे के बाद 7वां सिलेंडर इतना महंगा हो जाएगा कि आपको छठी का दूध याद दिला देगा। टीवी पर एक दैत्य के आकार के सिलेंडर के बैकग्राउंड के ऊपर लिखा था मुकद्दर का सिलेंडर और उसके सामने खड़ी अप्सरा जैसी सुंदर एंकर चीख चीख के कह रही थी, जी हाँ, कल से आपको समझ आ जाएंगे आटे और दाल के भाव। एक पल तो हमको स्ट्राइक नहीं किया कि आटे और दाल के भाव का सिलेंडर के दाम से क्या ताल्लुक है। खैर, हमने सोचा जाने दीजिए, पत्नी से पूछने पे फजीहत होने का डर था। गला फाड़ के चीखती एंकरिया को हमारी पत्नी आंखें फाड़ के लगातार देखे जा रही थी। कल से आप अपने किचन में खाना बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि कल से 1.5 गुना हो जाएंगे सिलेंडर के दाम। माने कल से शुरू हो जाएंगे आपकी रसोई के काले दिन। काले दिन को उस एंकर ने इतने घनघोर तरीके से कहा कि हमारी श्रीमती जी के होश एक बार और फाख्ता हो गए। खबर की शॉक वैल्यू से जैसे ही पत्नी उभरी, उन्होंने अपनी उंगलियों पे कुछ गिनना शुरू कर दिया और फिर मेरी ओर देख के उतनी गंभीरता से बोलना शुरू किया जितनी गंभीरता से देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने बजट का भाषण नहीं देते होंगे। देखिए, हमारा इस साल का कोटा पूरा हो चुका है। अब आपको कुछ भी करके आज ही 2 सिलेंडर भरवाने हैं, कल से दाम बढ़ जाएंगे और इससे पहले कि दाम बढ़ जाए हमको अपने 2 महीनों का जुगाड़ कर लेना चाहिए।
हमेशा थोड़ा सा ऊंचा बोलने वाली हमारी पत्नी ने ये भारी जिम्मेदारी ऐसे दे मारी जैसे हमारे पास कोई जादू की छड़ी हो जिसको घुमाकर हम बस बैठे बैठे 2 सिलेंडर उनके लिए अभी के अभी हाजिर कर देंगे। लेकिन भगवान को हाजिर नाजिर मानकर हमने अपनी पत्नी के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे, इसलिए उनके लिए 7वां सिलेंडर और उसके साथ एक पे एक फ्री की तर्ज पे 8वां सिलेंडर तो कुछ भी करके हमको जुगाड़ नहीं था। वैसे भी सवाल हमारे पति धर्म का था और यहाँ हम आपको बता दें, बल्कि अनमैरिड लोगों को बहाने से चेतावनी दे दें कि विवाह के पश्चात पतियों के लिए समय समय पर जो परीक्षा की घड़ियां आती हैं उनमें पत्नियों द्वारा दिए गए सवाल बहुविकल्पीय यानी मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स नहीं होते। तो हमारे पास भी उनकी बात मानने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प था नहीं। इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का मतलब था अपनी आने वाली जिंदगी में अपने लिए तानों का ऐसा ताना बाना बुन लेना जिसके जाल में जो एक बार फंसा वो फिर कभी उबर न पाया। माने खुद अपने पैर पे सिलेंडर कुल्हाड़ी मार लेना। हमने अपनी पत्नी की जुल्फों पे लगाए आटे को अपनी उंगलियों के सहारे उनकी जुल्फों से हटाते हुए कहा, अजय हमारा बस चलता था हम आपके लिए सिलेंडरों का पूरा समंदर बहा देते, पर बिना बुकिंग के गैस गोदाम वाले कैसे। हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गूंजते हुए आटे पे जोर जोर से मुक्का मारते हुए श्रीमती जी ने कहा, देखिए कोई काम न करने के 100 बहानों पे अगर कोई किताब लिखनी हो तो आपसे अच्छा लेखक कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपकी राइटरी आपको मुबारक। हम कुछ नहीं जानते, आपको सिलेंडर लाना है तो बस लाना है, और सवाल केवल सिलेंडर का नहीं है, हमारी बात रखने का भी है। फिर पत्नी ने भावुक कम क्रोधित होते हुए हमारी आंखों में डायरेक्ट झांकते हुए कहा, आप हर बार की तरह इस बार भी हमारी बात टाल रहे हैं, पर इस बार आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो आप नहीं जानते कि हम कितने जिद्दी हैं। अरे हम नहीं जानते तो और कौन जानता कि वो कितनी जिद्दी हैं। हमारी मिसेज से हमारी शादी को आज पूरे 4 साल 3 महीने 2 दिन हो गए थे। हम जानते थे कि आज अभी और इसी वक्त हमको सिलेंडर की खोज में निकल जाना होगा, वरना आप ये मत सोचिए कि हमारी पत्नी है जैसा कि पिक्चरों में होता है शाम तक मायके जाने के लिए अपना बैग तैयार कर लेंगी। जी नहीं, वो हमारा बैग पैक करके हमको घर से निकाल देंगी। तो इधर पत्नी धम्म से उठी और आटे की परात हाथों में लेके पैर पटकती हुई किचन की तरफ बढ़ गईं, और उधर अपना कुर्ता डाल के नीली जिल्द वाली गैस की किताब अपने हाथों में लेके हम अपने घर की चौखट से कोलंबस का जिगर लेके सिलेंडर की खोज में बाहर निकल आए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में हमको एक ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाला लड़का अपनी ही ओर आते हुए दिखाई दे गया। हमको अचानक लगा कि मुकद्दर के खुदा ने अपने फरिश्ते को हमारी पत्नी से हमारे रिश्ते को बचाए रखने के लिए भेज दिया है। जैसे ही हम उसके पास पहुंचने वाले थे कि हमारी जेब में रखी मोबाइल फोन नाम की वस्तु बज उठी। फोन बजते ही हमारा हाथ हमारे पॉकेट में गया और हमारे पॉकेट से हमारा फोन हमारे हाथ में आ गया। मिसेस बोली, सुनो ब्लैक वाला सिलेंडर मत उठा लाना, उसमें वो 1-8 किलो पहले से ही कम कर देते हैं और ऊपर से 150 रुपए ज्यादा भी लेते हैं, और वैसे भी ये गैर कानूनी है। हर बात पे कानून निकालने वाली हमारी मिसेस की ये बात तो सही थी, और अगर सही ना भी होती तब भी गैस गोदाम तक तो हमें जाना ही पड़ता, क्योंकि स्कूल की मास्टरनी होने के नाते हमारी पत्नी को चेक करने की बड़ी बुरी आदत है। हमारे घर लौटते ही सबसे पहले वो चेक करती कि गैस बुक पे गैस गोदाम वालों की ताजा मोहर लगी है कि नहीं। तो अपनी पत्नी को हम झांसा वैसे भी दे नहीं सकते थे, इसलिए साइकिल वाले भैया के पास गए और हमने उनसे पूछा, भैया गैस गोदाम आज बंद तो नहीं रहता? साइकिल वाले ने अपना कान खुजाते हुए कहा, साहब बंद तो नहीं रहता, पर आपको गैस मिल नहीं पाएगी। हमने कहना तो चाहा कि तुम्हारे मुंह में नीम की पत्ती, कछुआ मारने वाली अगरबत्ती, पर हमने कहा, काहे भाई ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? साहब वो क्या है कि टीवी तो देखे ही होंगे आप, कल से सिलेंडर का दाम। हाँ भाई सब देखे हैं, मैंने बीच में टोका। अब देख ही लिए तो समझ जाइए, और ना समझ आए तो हो आइए। हमने सोचा कि लगता है सिलेंडर वाले की कोई पत्नी नहीं है, वरना हमारी व्यथा अपने आप ही समझ जाता, पर जाने दीजिए, एक शादीशुदा आदमी की कराह समझ में आती है ओनली आफ्टर विवाह। साइकिल वाले भैया को राम राम बोल के और राम का नाम हम लेकर गैस गोदाम की ओर चल पड़े। गोदाम के सामने से गुजरने वाली सड़क पर जैसे ही हमारी नजर पड़ी तो हमने जो देखा वो देख के हमारी सिट्टी पिट्टी बहुत भयंकर तरीके से गुम हो गई। अरे ये क्या, यहाँ तो जन सैलाब उमड़ पड़ा था।
सड़क पे लगभग आधा किलोमीटर तक मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियां लाइन लगा के ऐसे खड़े थे जैसे सिलेंडर न हो गया हो, कोई बहुत बड़े गुरु आ रहे हो जिनके दर्शन मात्र से संपूर्ण जगत का उद्धार होने वाला हो। गैस गोदाम की ओर जाने वाली लाइन के दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी बाइकों पर, तो कुछ अपनी कारों पर, तो कुछ अपने मानवीय शरीर के दो दुपहियों पर ही लाल लाल सिलेंडर को ठन ठन गोपाल जितना प्यार देते हुए अपने साथ लेके जा रहे थे। ये लोग लाइन में खड़े हुए लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कार में बैठा कोई आदमी अपने बगल में गुजरती खचाखच भरी बस में बैठे इंसानों को देखता है। हम जान गए थे कि इस अपार कतार की कड़ी बनने से तो सिलेंडर देवता के दर्शन होने से रहे, इसलिए हमको भी ये सोचना था कि आखिर कैसे कैसे कोई भी तिकड़म भिड़ा कर कुछ भी, जी हाँ कुछ भी करके हमको अपनी श्रीमती जी को आज साबित करना था कि उनके लिए हम अपनी जान तो क्या, साल का 7वां सिलेंडर भी हाजिर कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 7वें सिलेंडर के लिए 7 समुद्र जितनी लंबी कतार को तार तार करके हमें अपने मुकद्दर का सिलेंडर हासिल करना था। और जिंदगी से हमने सीख लिया था कि अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली की जगह चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह था कि आज हमें अपनी पत्नी की नजरों में अपनी पोजीशन ऑपोजिशन से रूलिंग पार्टी तक लाने के लिए कोई न कोई रिस्क लेना तो जरूर पड़ेगा। और जैसा कि हमारे राइटरी के गुरु पंडित रमानाथ गोयल कहते हैं, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो हम अपने कुर्ते की बांह हथेली तक फोल्ड करके और कमर कस के रिस्क से इश्क करने को तैयार हो चुके थे। कतार में सबसे पीछे लगे हम सोच ही रहे थे कि ऐसी कौन सी तरकीब भिड़ाई जाए कि सिलेंडर भैया के दर्शन हो जाए। इसके लिए कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे भीड़ तितर बितर हो जाए, लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे और मौके पर चौका लगा के हम अपने हिस्से के 2 सिलेंडर धल लें और अपनी पत्नी को बुरी तरह इम्प्रेस कर दें। तो कुछ देर सोचने के बाद हमें अपने राइटरी के गुरु पंडित रमानाथ गोयल की कही एक और बात याद आ गई। वो बात जो उन्होंने अपने आसन पे बैठे हुए अपनी पेन को कान में खोसते हुए आंख बंद करके पूरे मनोयोग से कही थी। देखो, जब सफलता की कोई राह न मिले तो अफवाह से काम चलाना पड़ता है। गरीबों की आह और अफवाह, इनमें बस एक ही अंतर है कि गरीबों की आह को कोई सुनता नहीं और अफवाह को हर कोई सुनता है और गंभीरता से लेता है। लेकिन अफवाह का प्रयोग तभी उचित है जब इससे समाज का कोई फायदा हो। ये वक्त हमको अफवाह नाम के इस हथियार का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल उचित लगा। और समाज का तो इसमें फायदा था ही, क्योंकि अगर हमारी पत्नी को आज सिलेंडर ना मिला तो सबसे पहले घर की शांति भंग करेंगी, जिससे अपने आप ही पड़ोसियों की शांति भी भंग होगी। और इसका दूरगामी असर ये होगा कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा और ऊपर से समाज में पति पत्नी के रिश्तों को लेकर जो गलत संदेश जाएगा वो अलग। इसलिए इस वक्त अफवाह से समाज का फायदा होना तय था। हमने खड़े खड़े कुछ सोचा और जैसा कि अक्सर होता है हमें एक धांसू आइडिया आया। तो प्लान के मुताबिक लाइन में खुद से ठीक आगे खड़े उस वृद्ध सज्जन के कानों में फुसफुसा के हमने कुछ कहा। वृद्ध सज्जन ने अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक करते हुए पहले हमारी तरफ शक की निगाहों से देखा, फिर उन्हीं निगाहों में एक खौफ तैर गया। पर तुमको कैसे मालूम? उन्होंने हमसे पूछा। हमने शरारत भरी निगाहों से उनको देखते हुए मामले को संगीन बनाते हुए कहा, लंबी कहानी है, शॉर्ट में समझिए, ज्यादा वक्त नहीं है। थोड़ी देर बाद कानों से कानों तक एक ऐसी लहर बहनी शुरू हो गई जिसने 5 मिनट में, जी हाँ केवल 5 मिनट में वहां मौजूद पूरी जनता में अफरा तफरी मचा दी। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था। कुछ ही देर में लोग कानाफूसी कर करके एक दूसरे को बता चुके थे, बल्कि चीख चीख के कह रहे थे कि सिलेंडर की गाड़ी के नीचे बम है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सिलेंडर की गाड़ी के नीचे बम है? पर हमने तो उन बुजुर्ग अंकल के कानों में बस इतना कहा था कि सिलेंडर की गाड़ी में सिलेंडर कम है, और सोचा यह था कि यह खबर फैलते ही जनता बेचैन हो उठेगी, आपस में लड़ने भिड़ने लग जाएगी और भगदड़ी का फायदा उठाते हुए हम किसी तरह लाइन में आगे पहुंच जाएंगे। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही हो गया था। शायद अंकल की हियरिंग एड ने खुद ब खुद बम होने की बात को हमारी बात में ऐड करके
पहले अंकल के और फिर अंकल के जरिए दूसरे के कानों तक पहुंचा दिया था। अरे ये क्या, हमारी उस अफवाह का ऐसा असर हुआ कि चंद मिनटों में पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। अगले 10 मिनटों के भीतर पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। एक पूरा बम निरोधक दस्ता यानी बम स्क्वाड गोदाम के पास आ पहुंचा। पुलिस ने स्पीकर पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। आप सभी से अपील है कि घबराएं नहीं, आप सभी लोग शांत होकर अपने अपने घर चले जाएं। गैस गोदाम के पास कोई भी न रहे। इस अफरा तफरी के माहौल के लिए हम मन ही मन खुद को कोस रहे थे कि हमें वो अंकल ही मिले थे जिन्होंने हमारी बात के अर्थ का अनर्थ कर दिया था। मन तो किया कि उन अंकल को ढूंढ के हम उनसे पूछें कि अंकल, अफवाह फैलाने से पहले एक बार क्रॉस चेक नहीं कर सकते थे? लेकिन इस वक्त जैसा कि जाहिर है हमें ऐसा करने का कोई नैतिक हक यानी मॉरल राइट भी नहीं था। पहले तो हमने सोचा कि बाकी लोगों की तरह हम भी घर लौट चलें, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि आखिर क्यों? इस भरी भीड़ में एक अकेले हम ही तो हैं जो जानते हैं कि इस गैस की गाड़ी के नीचे कोई बम वम नहीं है। और फिर घर पे हमारी नवदुर्गा, हमारी पार्वती, हमारी श्रीमती जी हमको बिना सिलेंडर के कौन सा घुसने देने वाली थी। तो अब हमारी मोडस ऑपरेंडाई, माफ कीजिएगा ये विदेशी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हमको खुद भी नहीं पता है, हमारी मोडस ऑपरेंडाई ये थी कि बस अब कुछ ही देर में जबकि डरे हुए लोग अपने अपने घर में अपनी जान बच जाने के लिए अपने अपने भगवान का शुक्र मना रहे होंगे, ठीक उसी वक्त का इंतजार करके माहौल के ठंडा होने के बाद हम गैस गोदाम में जाएंगे और अपने लिए आराम से 2 सिलेंडर ले आएंगे। और हमने किया भी यही। जब तक पुलिस ये पता लगा रही थी कि गाड़ी में सचमुच बम है कि नहीं, तब तक हम चुपचाप पुलिस से नजर बचा के किसी तरह गैस गोदाम तक जा पहुंचे थे। गैस गोदाम में हमने चारों ओर देखा, सिलेंडर ही सिलेंडर भरे पड़े थे। इतने सारे लाल लाल सिलेंडर देख के हमको लगा मानो साक्षात भगवान हनुमान के दर्शन हो गए हों, जैसे हमारी मनोकामना बस पूरी ही होने वाली हो। लेकिन गोदाम में बैठा ऑफिसर हमें वहां इस तरह देख के ऐसे हैरान हुआ जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अपने बाल और हालचाल ठीक करते हुए ऑफिसर साहब से कहा, सर हम तो एक लेखक हैं और यहाँ अपने हिस्से के सिलेंडर लेने आए हैं। ऑफिसर हमको ऐसे देखने लगा जैसे हम मजाक कर रहे हैं। अरे आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? सुना नहीं बाहर बम की खबर फैली है? अरे सर वो खबर अफवाह भी तो हो सकती है। और सच बताएं तो हम अगर आज सिलेंडर लेके घर नहीं गए तो हमारी श्रीमती जी हमारे घर में जो बम विस्फोट करेंगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गैस गोदाम के ऑफिसर ने अपना फरमान जारी कर दिया है, देखिए अभी सिलेंडर आपको नहीं मिल सकता। तो हमने अपनी खाई हुई कसम को मन ही मन में एक और बार निकल दिया, चाहे कुछ भी हो सिलेंडर तो हम लेके जाएंगे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गैस गोदाम के ऑफिसर से मान मुनव्वल मनोहार के जितने तरीके हो सकते थे हमने आजमा लिए, और हमको टरकाने के जितने तरीके हो सकते थे वो उन्होंने आजमा लिए। और आज हमें किसी भी हाल में सिलेंडर चाहिए थे, तो हमको नहीं मानना था, हम नहीं माने। आगे क्या हुआ, कुछ आदान प्रदान हुआ कि नहीं, बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, हम ये सब नहीं बता सकते आपको। लेकिन हम ऑफिसर को ये मनाने में कामयाब हो गए कि ये सिलेंडर हमारे और हमारी पत्नी के रिश्ते को बचाने का एकमात्र जरिया है। हमसे उकता चुके ऑफिसर ने हमारी गैस बुक पे मुहर लगा के हमको सिलेंडरों के साथ विदा कर दिया। अपना सर पकड़ के जाते हुए कहा, भाई साहब आपके हाथ जोड़ते हैं, अगली बार से किसी और को भेजिएगा सिलेंडर लाने। अपनी धूमिल हो गई छवि को अगर छोड़ दें तो बाकी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जा रहा था। हमको सिलेंडर मिल गए थे, हमने घर के लिए ऑटो कर लिया था, पुलिस जान चुकी थी कि गाड़ी में कोई बम नहीं है। हम भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ अपनी पत्नी को रौब से कहने के लिए निकल गए थे कि हमारी कमिटमेंट भी कोई सलमान खान भैया से कम नहीं है। हमें यकीन था कि आज के बाद हम अपने घर में जरूर अपोजिशन से रूलिंग पार्टी का रुतबा हासिल कर लेंगे। लेकिन 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 ठहरिए, होनी को शायद लगा कि हमारे साथ सारी चीजें इतने अच्छे से नहीं होनी चाहिए। हम जब घर की ओर बढ़ ही रहे थे तो ऑटो से गुजरते हुए हमने एक जानी पहचानी सी शक्ल को पुलिस की गाड़ी के पीछे खड़ा पाया, और याददाश्त के माहिर हम उस शक्ल को अब तक भूल चुके थे। बस यही याद रहा कि इस शक्ल को तो हमने कहीं देखा है। हमने उनको इग्नोर मार के आगे बढ़ना मुनासिब समझा।
हम खुशी से लदे फंदे गर्व से सने अपने घर पे जा पहुंचे। सिलेंडर घर तक पहुंचाने में ऑटो वाले की मदद लेके हमने घर की दहलीज पे कदम रखे ही थे कि हमें अपने घर की गली पे पुलिस की सायरनों की नजदीक आती आवाजें सुनाई देने लगी। हम समझ गए थे कि संकट की घड़ी हो न हो कहीं आसपास ही घूम रही है। पत्नी ने दरवाजा खोला, हमने जल्दी से सिलेंडर घर के अंदर रखे और किसी कुशल चोर की तरह घर का दरवाजा झट से बंद कर दिया। पत्नी इस तरह हड़बड़ाता हुआ देख के हमको बड़बड़ाते हुए बोली, अजी सिलेंडर तो आप ले आए हैं, पर ऐसे क्यों आ रहे हैं जैसे खरीद के नहीं चोरी करके लाए हूं। हम कोई सफाई देते, कोई बहाना बनाते, इससे पहले ही हमने देखा कि दरवाजे पे किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया था। पत्नी से कुछ कहें, आपातकाल यानी इमरजेंसी का कोई निर्देश दें, इतना वक्त नहीं था हमारे पास। हमने सीना चौड़ा किया और बहादुरी का रास्ता चुना, सीधे भागे घर की पिछवाड़े की तरफ। पत्नी हमारा ऐसा विचित्र व्यवहार देख के बड़ी हैरान थी और वहां सामने हमारे घर का दरवाजा लगातार भड़बड़ाया जा रहा था। हम पत्नी को इशारे से बताते कि वो दरवाजा ना खोले और खोल भी दे तो ना बताए कि हम घर पे हैं, इससे पहले ही पत्नी दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। दरवाजा जैसे ही खुला, अपने घर के बाहर पुलिस की पूरी फोर्स को देख के पत्नी के तोते एक बार फिर उड़ गए। बिना श्रीमती जी से आज्ञा लिए 4-5 पुलिस वाले घर के अंदर घुस आए। उनमें से दरोगा जी जैसे लग रहे एक शख्स ने श्रीमती जी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, ये आदमी यहाँ रहता है? श्रीमती जी ने कागज के टुकड़े को 2 सेकंड देखा, फिर बोली, सुनते हो जी, आपको बुला रहे हैं। हमारे पास कोई और चारा तो था नहीं, इसलिए हम सामने प्रकट हो गए। हमारे प्रकट होते ही पुलिस वालों के पीछे से वही बूढ़ा आदमी भी प्रकट हो गया जिसे हमने कुछ देर पहले पुलिस की गाड़ी के पीछे देखा था। हमको देखते ही वो बिना कुछ और सोचे बोला, यही साहब। चलिए मिस्टर, पुलिस ने हथकड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। श्रीमती जी हमारी ओर ऐसे देख रही थी जैसे बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में हीरोइनें शक्ति कपूर भैया को देखती हैं। हमें कुछ तो कहना ही था, इसलिए पत्नी से नजरें चुराते हुए हमने जवाब जानते हुए दरोगा साहब से सवाल पूछा, पर क्यों? किया क्या है मैंने? आपको बम की अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, बाकी सब थाने में बता देंगे। तो इस तरह बम की झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में पुलिस ने जेल की इन कमबख्त सलाखों के पीछे हमको डाल दिया है और रात के अंधेरे में यहाँ हम चक्की के बगल में जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे अपनी श्रीमती जी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो आएंगी और कब हमारी जमानत करके ले जाएंगी। और फाइनली वो आई, हमारी और उनकी नजर मिली। हम डरे हुए कि अब हमारी खैर नहीं। हम खरी खोटी सुनने को दिल पे पत्थर रख के तैयार। उन्होंने बड़ी संजीदा होकर हमको देखा और बोली, देखिए जमानत तो हमने करवा दी है जनाब, पर एक बार बताइए दूसरे सिलेंडर का क्या हुआ? बस इतनी सी थी ये कहानी।